चलिए बच्चों शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, बोलना भाई। भाई पहनूंगा यार सैटरडे को यार, दोस्त धुला नहीं है यार वो। थोड़ा सा मेरे को कॉलर वाले टी शर्ट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो आदत नहीं है ना यार, बचपन से मैंने कभी, मैं राउंड नेक ही पहनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से किसी ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है कॉलर वाले। मतलब वो मेरा माइंड सेट है। चलो, एनीवे, चलिए। क्या था डिस्कशन अपना लास्ट सेक्शन? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया था ना। चलिए ग्रेट। चलिए बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वोटिंग थ्रू पोल। एवरीवन प्लीज, आज का जो मेरा डिस्कशन आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन वोटिंग थ्रू पोल। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, अगर कंपनी में ई वोटिंग कराना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपकी कंपनी को क्या कराना मैंडेटरी नहीं है, ई वोटिंग कराना मैंडेटरी नहीं है, या फिर वो ट्रांजैक्शन जो पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं होते, उन ट्रांजैक्शन में आपको पता है कि वोटिंग किसके थ्रू होती है? शो ऑफ हैंड के थ्रू होती है। तो भाई साहब, जब वोटिंग शो ऑफ हैंड के थ्रू होती है और चेयरमैन क्या करता है? रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला होता है। तो बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड, क्या हो सकता है बच्चों? यस, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट of the voting on any resolution on what beta? Show of hands। ठीक है। A poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own motion। क्या हो सकता है बच्चों? चेयरपर्सन खुद से क्या कर सकता है बच्चों? पोल का ऑर्डर कर सकता है, सेम बिफोर और एट द टाइम ऑफ। या फिर शैल बी मतलब चेयरमैन के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको कंपल्सरली क्या करना है? पोल डिमांड या पोल का ऑर्डर करना ही है। कब? अगर उससे रिक्वेस्ट की जाए या उससे डिमांड की जाए, नॉट रिक्वेस्ट बट उससे क्या की जाए? डिमांड की जाए। नाउ अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वेयर एवर अलाउड, मतलब जहां पे प्रॉक्सी अलाउड होती हैं, कितना होता है इनके पास शेयर? कम से कम इनके पास 10% शेयर्स होने चाहिए। तो शेयर होल्डर्स और प्रॉक्सी का मिला के कितना परसेंट? 10% वोटिंग पावर में, ठीक है, इक्विटी शेयर्स। या फिर इनके पास कम से कम इतने शेयर्स हों जिसमें कम से कम कितना प्रिस्क्राइब, जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए क्या हो? पेड अप हो। और पेड अप मतलब याद रखना फेस वैल्यू के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चों? 5 लाख रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से हो। और उसके बाद अगर किसी कंपनी में क्या नहीं है, इनके ऑफ एनी अदर कंपनी वोटिंग शेयर कैपिटल नहीं है किसी कंपनी में, तो जिनके पास क्या है? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, वो डिमांड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन, आपने पोल का डिमांड किया, आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एट एनी टाइम। पोल का डिमांड करने के बाद और पोल होने के पहले आप कभी भी क्या कर सकते हो? आप अपने पोल की डिमांड को विड्रॉ कर सकते हो। दो चीज़ों का पोल आपको इमीडिएटली लेना है। दो मैटर्स के ऊपर अगर पोल होगा तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एडजर्नमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन। उसके बाद अच्छा, ये दो मैटर्स के अलावा, इन दो मैटर्स के अलावा अगर किसी और मैटर के ऊपर पोल डिमांड होता है तो यस, तो आप क्या कर सकते हो? नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द रेट ऑफ डिमांड। जब पोल डिमांड होता है उसके मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आप ले सकते हो। उसके बाद जहां पर पोल होता है, जब पोल हो रहा है
द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज ही डीम्स नेसेसरी। जब पोल होता है तो मीटिंग का जो चेयरमैन है वो क्या करता है, उतने लोगों को अपॉइंट करता है जितने उसको ज़रूरी लगते हैं, टू स्क्रूटनाइज विच प्रोसेस, पोल प्रोसेस, और काउंट करना, क्या काउंट करना, वोट गिवन ऑन द पोल एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन मतलब उस पर मतलब पोल पर, इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद 109 सबसेक्शन 6, चेयरमैन के पास पावर होगी कि वो डिसाइड कर सकता है कि पोल कैसे होगा, पोल का कंडक्ट कैसे होगा। हु कैन डिसाइड दिस? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन डिसाइड द मैनर। और जो भी डिसीजन पोल पे आएगा, जो भी डिसीजन किस पे आएगा, पोल पे आएगा, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज व्हाट बेटा, एज द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सेक्शन था बच्चों? सेक्शन नंबर 109। नाउ लेट्स सी द रूल्स। इससे रिलेटेड रूल्स देखते हैं। कौन सा रूल है? चलिए बच्चों, लेट्स सी रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या बोलता है रिगार्डिंग द पोल्स? प्लीज हियर। सबसे पहला, आप सबको पता है पावर किसके पास है? चेयरमैन के पास है। चेयरमैन शैल रेगुलेट द मैनर इन विच द पोल विल बी टेकन। तो सबसे पहला, जब चेयरमैन पोल करेगा या पोल करवाएगा तो चेयरमैन को क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है। जैसे कि सबसे पहला, जो स्क्रूटनाइजर हैं उनको आप क्या प्रोवाइड कर दो? रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर्स के स्पेसिमेन, सिग्नेचर जो कंपनी के रिकॉर्ड में है। अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर क्यों? कौन कौन से लोग मीटिंग में आए थे। एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज, कौन कौन सी प्रॉक्सीज मीटिंग में आई थी। नाउ उसके बाद scrutinizers are provided with all the document received by the company pursuant to section number 105 is proxy, 112 is representation of governor president का, and 113 is body corporate। तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स भी आप दे दो। उसके बाद स्क्रूटनाइजर क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो पोलिंग पेपर, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, जो पोलिंग पेपर होगा उसके ऊपर अपना इनिशियल करेगा, और जितने भी मेंबर्स और प्रॉक्सीज मीटिंग में मौजूद है, पोल के वेन्यू पे मौजूद हैं, उन सबको क्या देगा वो? पोलिंग पेपर देगा। ही विल बी गिविंग पोलिंग पेपर टू एवरीवन। और पोलिंग पेपर कौन से फॉर्म में होगा? MGT 12 में होगा। उसके बाद जो जो पोलिंग पेपर स्क्रूटनाइजर आपको दे रहा है उसके ऊपर वो इनिशियल करता है, और सबका क्या मेंटेन करेगा? वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि किस बंदे को उसने कौन सा पोलिंग, कौन से या किस बंदे को कौन कौन से बंदे को उसने पोलिंग पेपर दिया है, इन सबका वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद मेंबर्स और प्रॉक्सीज प्रेजेंट हैं, उनके सामने वो बैलेट बॉक्स लेके आएगा, उस बॉक्स के ऊपर क्या करेगा? लॉक लगाएगा, और उसके ऊपर क्या लगाएगा? सील लगाएगा। उसके बाद क्या प्रॉक्सी का वोट वैलिड है? अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्या आता है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का क्वेश्चन रेज होता है, किसके ऊपर बच्चों? कि क्या प्रॉक्सी का वोट वैलिड है। तो याद रखिए इस बारे में अंतिम निर्णय जो लेगा वो कौन लेगा? चेयरपर्सन लेगा। उसके बाद बच्चों, अगर मान लीजिए कंपनी जो है, किसके थ्रू वोटिंग हो रही है कंपनी में बच्चों? एंड देन कंपनी शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट एंड टेक्निकल एंड अदर वाइज टू द सुपर। मतलब अगर क्या हो रहा है बच्चों, कई कंपनीज क्या करती हैं, पोल के बदले, मतलब पोल पे क्या होता है, फिजिकल बैलेट पेपर आपको मिलते हैं। कई कंपनीज क्या कर सकती हैं, पोल इलेक्ट्रॉनिक वे में भी करवा सकती हैं। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बट आपको वोट पेपर पे नहीं डालना है। किसके पर डालना है? सॉफ्टवेयर पे डालना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर पे आपको टिक करना है। तो अगर वैसा है तो स्क्रूटनाइजर को वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है मेंबर्स को बच्चों। उसके बाद पोल कंडक्ट होने के बाद स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें वो क्या लिखेगा? कितने वोट फेवर में पड़े, कितने वोट अगेंस्ट में पड़े, इनवैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट किसको देगा? चेयरपर्सन को देगा। होल काउंटर साइन द सेम। उसके बाद चेयरपर्सन क्या करेगा बच्चों? चेयरमैन खुद से या फिर चेयरमैन के द्वारा ऑथराइज्ड, जिसको राइटिंग में किया, वो रिजल्ट को क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा। ये सुनो बच्चों। और उसके बाद
स्क्रूटनाइजर जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे पोल की किसको बच्चों? चेयरमैन को। कौन से फॉर्म में? MG13। और रिपोर्ट जो है स्क्रूटनाइजर साइन करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा स्क्रूटनाइजर तो सारे स्क्रूटनाइजर साइन करेंगे और आप चेयरपर्सन को दोगे। कितने के अंदर दोगे? 7। तो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट आप चेयरपर्सन को दोगे और चेयरपर्सन इमीडिएटली क्या करेगा? रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। 2 डेज है क्या? नहीं, चेयरपर्सन 7 डेज के अंदर रिपोर्ट देगा और उसके बाद चेयरपर्सन 2 दिन। कहाँ लिखा 2 दिन? अच्छा ऐसे में लिखा, ओके। तो यहाँ पे ऐसा बताया नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? चेयरपर्सन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। तो इधर देखो, तो जिस दिन क्या हुआ बच्चों? कितने दिन के अंदर बच्चों? जिस दिन पोल हुआ उसके कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर वो क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। किसको? चेयरपर्सन को, ठीक है। और उसके बाद चेयरपर्सन या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया इंसान क्या करेगा? रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है। नाउ विल कम टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। प्लीज कम टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एवरीवन। चलिए, पोल, ठीक है। कौन सा है बच्चों पोल का? 9। चलिए, कम टू पैरा 9। हाँ जी, सबसे पहले तो जब भी पोल डिमांड होता है, सो कम टू एक बार ऐसे चेक करें। तो वेन एवर द पोल इज डिमांडेड, तो सबसे पहले देखिए चेयरपर्सन खुद से भी पोल का ऑर्डर कर सकता है, उसके पास कोई शेयर हो ना हो इससे कोई फर्क। बट अगर चेयरपर्सन से प्रॉक्सीज और मेंबर अगर डिमांड करते हैं क्या? पोल की, तो सबसे पहला धर्म चेयरपर्सन का ये है कि वो पोल की डिमांड को वेरीफाई करे कि क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग जो हैं आर दे एक्चुअली डिमांडिंग, क्या वो 10% और 5 लाख का फेस वैल्यू वाली कंडीशन मीट कर रहे हैं। उसके बाद अब बच्चों आप सबको पता है मोशन सॉरी चेयरपर्सन को अपॉइंट करने वाला पोल और एडजमेंट वाला इमीडिएटली होता है। बाकी ये पोल मैटर पे 48 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि अगर पोल आप इमीडिएटली नहीं करते तो चेयरपर्सन को क्या अनाउंस करना है? डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ टेकिंग पोल, सो दैट मेंबर्स के पास क्या है? कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की बच्चों? मेंबर्स के पास क्या है? कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी है पोल पे वोट करने का। तो चेयरपर्सन क्या करेगा? मीटिंग में ही क्या करेगा? बता देगा कि 48 आवर्स के अंदर कहाँ पे होगा, कैसे होगा। उसके बाद अगर मीटिंग में आप क्या डिमांड नहीं कर पाए, अगर मीटिंग में आप पोल का डेट टाइम डिसाइड नहीं कर पाए तो यस बच्चों ध्यान देखिए, तो इस केस में चेयरपर्सन कम्युनिकेट करेगा मेंबर से कितनी देर के अंदर? मीटिंग कंक्लूड होने के 24 आवर्स के अंदर बताएगा क्या कि पोल कहाँ पर होगा, किस जगह पे होगा। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में जिसके बारे में एक्ट में कुछ लिखा नहीं है। जिस मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं की क्या वो भी पोल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस। प्राइवेट कंपनी में सेम ये सब चीज़ें तभी एप्लीकेबल होगी अगर उनके आर्टिकल में कुछ लिखा हो और नहीं है। उसके बाद हर एक रेजोल्यूशन को आपको सेपरेटली वोट करना है। स्क्रूटनाइजर आप किसको अपॉइंट करोगे? आप जिसको चाहो उसको अपॉइंट कर सकते हो क्योंकि सेक्शन में ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दे रहा है क्या? हु मे बी, मतलब आप जिसको चाहो उसको अपॉइंट कर लो। बट ऐसे क्या बोल रहे हैं कि ये लोग कौन हो सकते हैं? कौन हो सकता है बच्चों? पीसीए, पीसीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट, या फिर कोई भी इंसान जो रेपुटेशन वाला है और कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है। बट स्टिल ये ज़रूरी नहीं है। चेयरपर्सन को अगर लगता है कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में जो है उसको अपॉइंट करना है तो क्या वो उसको भी अपॉइंट कर सकता है क्योंकि पूरी पावर किसके पास है। लेकिन अगर चेयरपर्सन ऐसा करता है तो आरओसी सेक्शन 450 के अंदर जो जनरल पावर है उसके अंदर 50,000 की पेनल्टी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भले ही वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको बट स्टिल आपको आइडिया आना चाहिए था ना। उसके बाद बच्चों यस,
वेरी नाइस योगिता। तो कितने दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर, कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर रिपोर्ट आता है, और अगले 2 डेज के अंदर क्या होगा बच्चों? चेयरपर्सन जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये एक्ट में नहीं लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है? एसएस में लिखा है। तो कि 7 दिन के अंदर वो क्या करेगा? रिपोर्ट देगा, और उसके अगले 2 दिन के अंदर क्या होगा? रिपोर्ट सबमिट, चेयरपर्सन जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कैसे? वेबसाइट पे लगा के। उसके बाद रिजल्ट चेयरपर्सन या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया इंसान लगा सकते हैं बच्चों। उसके बाद पोल कैसे होगा, ये सब चेयरमैन डिसाइड कर सकता है। उसके बाद रिजल्ट, जैसे कि आप सबको पता है कंपनीज एक्ट सिर्फ क्या बोलती है? वेबसाइट पे लगा दो इफ एनी। लेकिन एसएस हमेशा बोल रहे हैं, इनफैक्ट ये एसएस में हर जगह है, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का भी है, पोल का भी है, और पोस्टल बैलेट का भी सेम चीज़ है। क्या कि यस, आप एक तो वेबसाइट पे लगा दो, प्लस अपने रजिस्टर ऑफिस में, हेड ऑफिस में और कॉर्पोरेट ऑफिस में आप क्या लगाओ? कम से कम 3 दिन के लिए क्या करो? इनके नोटिस बोर्ड पे नोटिस प्लेस करके बताओ। ठीक है, तो ये सेकंड स्टैंडर्ड में कुछ एक्स्ट्रा है। उसके बाद डिसीजन क्या होगा बच्चों? जो पोल का डिसीजन है वही माना जाएगा मीटिंग का डिसीजन। इज नॉट क्लियर? तो ये जो हो गया, ये डिस्कशन किसके बारे में हो गया? ए तू हिल रहा है, तो वो पीछे से कैमरा बंद हो रहा है। नहीं यार, तेरे से नहीं हो रहा है, वो अपने आप ही हो रहा है इधर। चलो, नाउ इज एवरीवन क्लियर विद रिगार्ड टू पोल सेक्शन नंबर 109? एक बार चेक कर लीजिए, सबको क्लियर है? नाउ आई कम टू सेक्शन नंबर 110। ये लिखा था अपने क्वेश्चन, the AGM was called by proper and valid notice on 7th. Due to lack of quorum, the meeting was adjourned in the next week. In the adjourned meeting on particular 2 shareholders holding share nominal value demanded a poll, but ये लिखा था, ये नहीं लिखा था अपने क्वेश्चन? शायद नहीं लिखा था मेरे हिसाब से। चलो लिखो क्वेश्चन। लिखा है पक्का? मेरे को लग रहा नहीं लिखा है। हो गया है? चलो कोई नहीं। चलो कम टू सेक्शन नंबर 110। 110 इज व्हाट? अपने मीटिंग्स में टोटल कितने क्वेश्चन लिखे? किसी 30 क्वेश्चन लिखे ना? ग्रेट। डायरेक्टर्स में अपन ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। डिविडेंड वगैरह में उतने नहीं होंगे, लाइक विल हैव 2 क्वेश्चंस पर डे, बट जो अभी रिकॉर्ड टूटेगा वो कहाँ पे टूटेगा? डायरेक्टर्स में टूटेगा। ठीक है, चलो। लेकिन अभी डायरेक्टर अपन डिविडेंड को मेरे ख्याल से 7-8 दिन डिविडेंड, 4 दिन डिविडेंड को लगेंगे, देन अकाउंट्स को लगेंगे 7-8 दिन, 6-7 दिन। तो मेरे ख्याल से मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग क्या शुरू करेंगे? डायरेक्टर चालू करेंगे। मतलब फरवरी तक मैं ये सारे चैप्टर क्या कर दूंगा? टिल फरवरी आई विल कंप्लीट एवरीथिंग। लाइक अपन वहाँ तक आ जाएंगे, कहाँ तक? डायरेक्टर्स तक आ जाएंगे। यस, 148 तक आ जाएंगे। मार्च में आई थिंक 25 लेक्चर्स लगते हैं मुझे डायरेक्टर्स के लिए, मतलब अराउंड 60 आवर्स का डायरेक्टर होता है। तो मार्च का आई थिंक 25 मार्च तक अपने को कहाँ ख़त्म हो जाएगा? 25 मार्च तक विल फिनिश डायरेक्टर्स, एंड देन विल हैव 20 अप्रैल का अपना टारगेट है। उसके बाद डायरेक्टर खत्म होने के बाद लाइक वी हैव वेरी स्मॉल चैप्टर। उसके बाद तो लाइक 10 डेज में अपन सिलेबस क्या कर लेंगे? ख़त्म कर लेंगे। 10 डेज भी नहीं, उसके तो 5-6 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हाँ, तो वो जो अपने को कंपनी लॉ का टाइम बचेगा, दैट विल स्टार्ट विथ एसबीसी। इनफैक्ट हाँ, अपन अभी कंपनी लॉ 4 दिन पढ़ रहे हैं ना वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सिर्फ जेआईजेएल और एसबीसी अपन चलाएंगे, तो उन दोनों को भी अपन ट्रैक पे ले आएंगे। ठीक है, चलिए ना। अगला जो डिस्कशन है वो किसके पर बच्चों? पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय होम बच्चों, सेक्शन नंबर 110। चलो एक बार देखते हैं क्या है 110 में। चलो इधर आ जाओ, बैरक में आ जाओ एक बार। वन 110 पोस्टल बैलेट। इधर देखिए, सबसे पहली चीज, भले ही एक्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, अ कंपनी, भले ही एक्ट में कुछ भी लिखा है,
जो आइटम्स ऑफ बिजनेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो आइटम ऑफ बिजनेस क्या है, किसके द्वारा, वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू ट्रांजैक्ट होने चाहिए, दोज बिजनेस शुड गेट ट्रांजैक्टेड ओनली एंड ओनली थ्रू, पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद एंड मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ordinary business and business in respect of which directors and auditors have right to be heard at the meeting transact by means of postal ballot। तो और कौन से बिजनेस है, यस तो बच्चों ध्यान देखिए, स्पेशल बिजनेस और कौन से बिजनेस को छोड़ के, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन व्हाट बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के प्लस उन बिजनेस को छोड़ के जिसमें डायरेक्टर्स के पास क्या है, डायरेक्टर्स या फिर ऑडिटर के पास राइट्स ऑफ हियरिंग है, उनको छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन आप क्या कर सकते हो, पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हो, अगर आपने आर्टिकल्स में बताया है तो, ठीक है। सो लेकिन मैंडेटरी किसके लिए, पोस्टल बैलेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस जो कहाँ पे स्पेसिफाइड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, वो बिजनेस आपको कंपल्सरी किसके थ्रू ट्रांजैक्ट करने हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू। मतलब वो ट्रांजैक्शन आपको मीटिंग में करना नहीं है, लेकिन हम रूल्स पढ़ते हैं, एसएस पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आता है। जो कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी देती है, कौन सी कंपनी, लिस्टेड और 1000 प्लस मेंबर्स वाली, 1000 मेंबर्स वाली, ये सुनो, वो अगर चाहे तो इन मैटर्स को जनरल मीटिंग में भी ट्रांजैक्ट कर सकती है ना। आगे बढ़ जाइए। तो प्रोवाइजो क्या है बच्चों, सेम वही चीज प्रोवाइजो में क्या बोल रहे हैं, जिस कंपनी को क्या देना है, ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है, वो कंपनी क्या कर सकती है, पोस्टल वाले बैलेट वाले ट्रांजैक्शन को जनरल मीटिंग में भी ट्रांजैक्ट कर सकती है। उसके बाद सेम, अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हो जाता है बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी, बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी अगर रेजोल्यूशन किसके थ्रू पास होता है, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होता है, तो हम मानेंगे कि वो रेजोल्यूशन प्रॉपरली जनरल मीटिंग में पास हुआ है। इज दैट क्लियर? नाउ आगे बढ़ जाएंगे, कम टू रूल्स। चलो ध्यान देखो, और अगेन सो व्हेन आई टॉक अबाउट पोस्टल बैलेट, जब मैं आपसे पोस्टल बैलेट का जिक्र करूं तो अगेन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्या, न्यूज़पेपर का नोटिस एंड द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो डिस्क्लोजर्स आप करने वाले हैं, कहाँ पे बच्चों, नोटिस में जो आप डिस्क्लोजर देने वाले हैं और न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक सबसे बड़ा कंटेंट यहीं पे आएगा। चलो ध्यान देखते हैं। हाँ बेटा, सॉरी मेरे पास अभी टीवीएस मोटर्स का एक पोस्टल बैलेट का रेजोल्यूशन है। टीवीएस मोटर इज गोइंग टू ट्रांजैक्ट सम बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट, तो आज मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा, कल रात को ही आया है शायद। नाउ प्लीज हियर, सबसे पहले कंपनी को क्या करना है बच्चों, नोटिस भेजना है, ड्राफ्ट नोटिस भेजना है। ड्राफ्ट नोटिस में कंपनी को क्या लिखना है, रेजोल्यूशन लिखना है, रेजोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना है, अगर आप चाहो तो कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो, और आपको उसमें बताना है मेंबर्स का जो भी एसेंट है या डिसेंट है मेंबर दे सकता है। ये सोनो बच्चों कितने दिन के अंदर दे सकता है, 30 डेज के अंदर। आप नोटिस कैसे भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी आप नोटिस भेज सकते हो, या फिर आप नोटिस के थ्रू भेज सकते हो, कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हो। ये सुनो बच्चों, और उनको आपको ये बताना है कि आपको वोट कितने दिन के अंदर डालना है, 30 डेज के अंदर डालना है। उसके बाद बच्चों कौन सा न्यूज़पेपर बच्चों, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है आपको, वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कहाँ पे सर्कुलेट होता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है। किस बारे में बताना है आपको, कि आपने पोस्टल बैलेट का नोटिस डिस्पैच कर दिया। जैसे ही आपने पोस्टल बैलेट का नोटिस डिस्पैच किया, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे या सेम डे आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देना है। इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि भाई बिजनेस हम कैसे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू। इस डेट को हमने नोटिस का डिस्पैच क्या कर दिया है,
कंप्लीट कर दिया। वोटिंग पीरियड इस डेट को खत्म शुरू होगी, इस डेट को खत्म होगी। ये भी बताना है कि बैलेट, यस, वोटिंग पीरियड खत्म होने के बाद अगर बैलेट पेपर मिलते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? जिन लोगों को पोस्टल बैलेट फॉर्म नहीं मिला है वो डुप्लीकेट फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदे का नंबर दे देंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये नोटिस आप वेबसाइट पे भी डालेंगे, और कब तक डालेंगे? लास्ट डे ऑफ वोटिंग तक आप डाल रखेंगे इसको वेबसाइट पे, अगर आपके पास वेबसाइट है तो। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। उसके बाद स्क्रूटनाइजर शुड बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड, यस और नो बच्चों। और जो भी पोस्टल बैलेट आएंगे, बैलेट्स आएंगे, बैलेट्स मतलब बैलेट पेपर जो भी आएंगे वोटिंग के बाद, उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, यस और नो बच्चों। और प्लस जो भी असेंट और डिसेंट मेंबर का आता है उसको भी सेफ रखा जाएगा, और उसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और किसी को दिखाया नहीं जाएगा। और जो भी बैलेट पेपर आते हैं उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। स्क्रूटनाइजर कितने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बच्चों? जो लास्ट डे ऑफ वोटिंग है वहां से कितने के अंदर? 7 डेज के अंदर। प्लस स्क्रूटनाइजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर। अच्छा, पोल वगैरह के केस में रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, कंफ्यूज मत होना भाई। पोल के केस में सिर्फ आपको वो पेपर मेंटेन करते हो आप, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट देते हो MGT 13 में, बस, और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे कहाँ पे बच्चों? पोस्टल बैलेट के केस में आपको क्या मेंटेन करने की जरूरत है? रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत होती है। ई वोटिंग में, ई वोटिंग में भी रजिस्टर था ना आपका, एक रजिस्टर मेंटेन करते हो जो आप देते हो उसको, यस। बट पोल के केस में कोई भी रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोल तो बच्चों क्या है, वो कोई अलग से प्रोसेस थोड़ी ना था। उसके बाद अच्छा, और जो भी स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट तो अपन 7 दिन के अंदर दे देते हैं। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के अलावा, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के अलावा, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के अलावा बाकी के जो भी क्या थे, बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट, जो आपका रजिस्टर वगैरह था, वो आप कब दोगे? मीटिंग साइन, मीटिंग के मिनट्स क्या होने के बाद, उस पोस्टल बैलेट के मिनट्स क्या होने के बाद, साइन होने के बाद आप सब कुछ दे दोगे, ठीक है। उसके बाद 30 डेज के बाद जो भी वोट आता है उसको आपको कंसीडर करना नहीं है। उसके बाद रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करोगे? वेबसाइट पे लगा के, लेकिन ऐसे यहाँ पे वो बोलेगा कि नोटिस बोर्ड पे भी लगाओ, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों? हाँ, अगर आप पोस्टल बैलेट पे वोटिंग कैसे करवा रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जो रूल्स हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस फॉलो होंगे। क्या होता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस? नाउ विच आर द ट्रांजेक्शन जो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजेक्ट कर सकते हो, जल्दी से बताओ मुझे। OCBI वालों, राम सीता को उठा लो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, बायबैक, इश्यू ऑफ शेयर्स विद DVRs, वेरिएशन इन द राइट्स अटैच टू क्लास ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट करना एक सिटी से दूसरी सिटी, स्मॉल शेयर होल्डर, सेल ऑफ अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, किसी को लोन दे रहे हो, लोन या इन्वेस्टमेंट करना है किसी दूसरी कंपनी में, यस, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, वेरी नाइस। उसके बाद ओ, वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच मनी वाज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, यस, इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, ओके। सेम प्रोवाइजो आप जो वहाँ पे था कि अगर आप ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी क्या कर सकती है बच्चों? ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी क्या कर सकती है? अगर चाहे तो जनरल मीटिंग में भी ये ट्रांजैक्शन कर सकती है, चाहे तो, ये मैंडेटरी है, मे बी, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी और जिस कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स होते हैं उनको ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक बार एसएस में आ जाओ। क्या है एसएस में? कौन सा है? पोल के ऊपर, सॉरी पोस्टल बैलेट के ऊपर पैरा कौन सा है? 16। एक बार चेक करो पैरा 16। मेरे, हाँ, मेरे बादाम बहुत असर कर रहे हैं आजकल। मैं रोज 30 बादाम खाता हूँ ना, 30। नहीं तुम मत खाना, नहीं तो बाहर ही नहीं, टॉयलेट में ही बैठे रहोगे। 30 मैं प्रोटीन के लिए खाता हूँ ना, बादाम में भी 30। बादाम वो रात को भिगो देता हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोग दो से ज़्यादा बादाम दो, या 4 से ज़्यादा मत करना। बट आपको ना मूंगफली ज़्यादा खाना चाहिए,
मूंगफली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप मूंगफली रात को गला दीजिए पानी में, किशमिश गला दीजिए। ब्रेकफास्ट में प्लीज़ ये पोहा उपमा मत खाया करो, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, ये डकार मारता है साला। चुप कर, इडली खाता है चले, इडली कम खाएगा, सांबर ही सांबर खाएगा। सांबर मतलब कि मैं, सांबर तुम खा कैसे, नहीं सांबर तुम खा कैसे सकते हो, वो क्या रहता है, तेल ही तेल रहता है। अरे एंड प्लीज नाउ डोंट डोंट टेल मी कि सर वी आर स्टूडेंट यू वोंट अंडरस्टैंड आवर पेन। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी तुम्हारे जैसे, मैं सुबह तो मैं तो इतना भयंकर वर्कआउट करके आता हूँ सुबह, तो मेरा वर्कआउट नहीं सोच सकते, ठीक है। आई लिफ्ट 50 केजीज डंबल, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। 50 के मैं अगली बार 60 ही मारूंगा। लेकिन आप लोग ब्रेकफास्ट अपना अच्छा कीजिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कीजिए। तो और गंवार है साले, खाते ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पे आके हकता रहता है, वो आंटी दे उसको। सो जस्ट करना क्या है, किशमिश ले लीजिए, 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो आपको किशमिश मिल जाएगी। नासिक में कोई फ्रेंड रहता है तो वहाँ से 150 रुपये किलो में ले आएगा, ठीक है। हैव सम किशमिश, 5-6 किशमिश पानी में डालो रात को। मूंगफली आती है 120 रुपये किलो की, मूंगफली अपनी, और आपको ये सब आदतें अभी से बनानी पड़ेंगी। इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन लाइफ यू कैन नॉट इग्नोर द डाइट, ठीक है। खराब खा रहे हो बच्चों, ठीक है, ईट गुड, ईट, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते इसलिए आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। वो आदित्य को देखो, कल रात को 9-9:30 बजे उसको हॉस्पिटल लेके घूम रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ न्यू। आप खा क्या रहे हो, जंक, ठीक है। सो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोग को, बच्चे नहीं होंगे आपके, बिलीव करना मेरा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इतना गिर रहा है पुरुषों का, मैं क्या बताऊं क्यों, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा आपने मेहनत करना, आपने अभी से डाइट को कंट्रोल में करना है, क्योंकि आपकी तारीफ, क्योंकि आप ना जंक फूड लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि यार चिप्स खा लिया 5 रुपए का, 2 घंटे भूख नहीं लगेगी। दिस इज शेमलेस, शेमफुल। सो रात को कम से कम ब्रेकफास्ट अच्छा करो। इफ समवन कुड डू चना, आप पानी में डाल सकते हो, नहीं कपता, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, इतनी मूंगफली लेने की, पानी में डालने का, आ, थोड़ा सा बादाम लेने का, 5-6 बादाम पानी में डालने की, किशमिश लेने की, क्या किशमिश के साथ वो आराम से खप जाता है, थोड़ा मीठा होता है ना किशमिश, किशमिश डालने का। पिस्ता अगर कोई खरीद सकता है, इफ़ यू कैन अफोर्ड पिस्ता, 4-5 पिस्ते पानी में डाल देने के, अखरोट पानी में डाल देने का, और सुबह बढ़िया इतने सारे ब्रेकफास्ट वो पानी में फूल के इतना हो जाता है, खाओ आप। एंड लुक एट योर मेमोरी, आपकी एनर्जी लेवल देखिए। मैं 4:30 बजे उठा हूँ मॉर्निंग में, एंड इट्स ऑलरेडी, मैं 4 घंटे हो गए मेरी सुबह हुए। इस 4 घंटे मैंने लगभग 35-40 मिनट्स पढ़ाई कर ली है, 1 घंटे का मैंने ज़बरदस्त बहुत हैवी वर्कआउट करा हुआ है, तुम्हारा लेक्चर ले रहा हूँ, और मैं अभी नहीं, तुम मेरे को शाम को 4:30 बजे मेरी शक्ल देख लेना, ऐसी च रहेगी। आई ईट वेरी लेस, बट वट एवर आई ईट आई इंश्योर कि उसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो बच्चों। आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी ट्रेन होती है जिम में, आपका माइंड ट्रेन होता है लाइब्रेरी में, और आपकी वेलबींग ट्रेन होती है आपके किचन में, याद रखिए। और ये 3 टाइप की ट्रेनिंग, ये 3 जगह आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योर जिम, योर लाइब्रेरी एंड योर किचन, अगर आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए तो। सो जिम हटा दो, तुम्हारे लिए जिम इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो आपका, अभी यू आर स्टूडेंट, बट हैव दैट थिंक ना कि पहला डाइट, आप दोपहर को खाने में जो खाना खाओ, ये आप खाओगे तो मैं आपको गारंटी दूँ 3 घंटे तक यार आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद भी आप थोड़ा बहुत, आप कोई और स्नैक्स ले लीजिए, पोहा खाते तो पोहा खा लीजिए, बट सुबह का डाइट ना न्यूट्रिशन होना चाहिए, कम से कम 7-8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलना चाहिए सुबह सुबह। आप में से वेजिटेरियन कितने लोग हैं, चलो कोई नहीं है तो वेजिटेरियन है, हाँ ग्रेट है। सो क्या यार मेरी क्लास में एक भी वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है भैया, तो हाथ खड़ा करने का, वेल ट्रेन्ड है, अभी वेजिटेरियन, ओके, मैं टेंशन में आ गया था। तो जो वेजिटेरियन है वो तो और बेचारे गरीब हैं, उनको तो कुछ भी प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है। सबसे ज़्यादा वीक इम्यूनिटी होती है वेजिटेरियंस की।
वेज में कोई प्रोटीन नहीं होता बे इधर। ये लोग तो क्या, ये लोग तो दूसरों का मांस खा के पापी हैं ये लोग, सब नरक में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। अपन बढ़िया स्वर्ग से बढ़िया बढ़िया अपन डांस करेंगे उर्वशी को लेके। ये सब लोग, इन सब का पकोड़ा वकोड़ा तलेगा, वो सब बकरे वकरे बैठे होंगे, सब पार्टी बना के देखे होंगे। योगिता तू तो गई काम से, तू तो होलसेल में बकरे काटती है इधर। ठीक है, तो अपन सब वहाँ पे वेजिटेरियन लोग अलग से डांस कर रहे होंगे, बढ़िया अपन चमचम खा रहे होंगे, रबड़ी खा रहे होंगे, ये सारे लोग पड़े होंगे वहीं पे। ठीक है, एनीवे जोक्स अपार्ट, बट वेजिटेरियंस को प्रोटीन इनटेक, लाइक वेजिटेरियंस की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली वीक होती है। ठीक है, तो वेजिटेरियंस नीड टू टेक मोर केयर ऑफ देयर हेल्थ, सो हैव गुड थिंग्स। दीदी आप क्या खाते हो सुबह सुबह? बट मैं खाती नहीं हूँ, इंडिया का प्रॉब्लम वही है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड डिसिप्लिन। सबके पास है, जो मैं बोल रहा हूँ वो 100-200 रुपए में, और तुम्हारा बहुत सस्ता पड़ेगा ये नाश्ता, पता है। सोया चंक्स यार, मैं थोड़ा सा सोया चंक में रिकमेंड थोड़ा कम करता हूँ, बिकॉज वो मैंने राजीव दीक्षित की 1-2 वीडियो देखी है सोया चंक के ऊपर, तो वो थोड़ा सा वेरी टफ टू डाइजेस्ट होता है बोलते हैं, और सोया चंक बहुत मुश्किल होता है यार खाना। अभी मैंने एक नई चीज़ चालू की है, मैंने ओट्स लाया है, क्विकर का ओट्स लाया है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट के लिए जाता था, केले खा के जाता था मैं, 2 केले। अभी मैं क्या करता हूँ, वो ओट्स लेता हूँ 3 चम्मच, उसको मिक्सर में मैं ग्राइंड कर देता हूँ, ग्राइंड करके वो पाउडर बन गया। 1 गिलास पानी लिया, उसमें डाला, चम्मच से मिलाया और पी लेता हूँ। तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया मेरे लिए। लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत डिफिकल्ट है, उसको पीना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तुम नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू ड्रिंक दैट, तुमने अगर 40 ग्राम ओट्स खा लिया सुबह सुबह, तो तुमको लगभग 4 या 5 ग्राम, 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। एनीवे, सो इधर देखो, द पोस्टल बैलेट फॉर्म साइन में, हाँ अच्छा, पोस्टल बैलेट फॉर्म अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सब का आता है तो इनके पास वो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। उसके बाद अगर वो उसके बिना है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस मेंबर ने कॉल पेमेंट नहीं किया है, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड है, या फिर मेंबर ने रेजोल्यूशन ही चेंज कर दिया अपने हिसाब से कट करके। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट क्या नहीं है बच्चों, कंप्लीट नहीं है, अनडेटेड है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरे पोस्टल बैलेट का रिजल्ट कितने दिन के अंदर डिक्लेयर होता है, और एक स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सबमिट करता है, यस और नो बच्चों। उसका रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा बच्चों? उसके बाद चेयरपर्सन जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कितने दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ये सब बताया क्या? आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। कितने दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा ये बताया नहीं है। और हाँ, अपन नोटिस में क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि रिजल्ट इस दिन डिक्लेयर होगा। अच्छा, एक और चीज, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करोगे? सेम वेबसाइट पे लगा दोगे इफ एनी, या फिर रजिस्टर ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे, कम से कम कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। जो भी रेजोल्यूशन अगर मेजोरिटी अप्रूव कर देती तो हम मानते हैं रेजोल्यूशन पास हो गया है। ठीक है, सो ये हो गया किसका बच्चों। उसके बाद पोस्टल बैलेट फॉर्म्स, रिलेटेड पेपर, रजिस्टर्ड, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द स्क्रूटनाइजर शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ होम बच्चों। यस, लेकिन रजिस्टर आप कब दोगे? पोस्टल बैलेट का फॉर्म साइन होने, पोस्टल बैलेट के मिनट्स साइन होने के बाद आप रजिस्टर हैंड ओवर करोगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना ना। अब मैं आपको, ये तो ठीक है, अब मैं आपको एक, मेरे को सुबह सुबह कल आया था एक टीवीएस का ई वोटिंग, इधर देखो यार, ये दिखता नहीं है, नहीं नहीं रुक जा, इधर देखो, नहीं दिख रहा, बट मैं पढ़ता हूँ तो इट इज लाइक, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सब्जेक्ट। ये इधर देखो, अरे मेरी वाइफ का डीमेट अकाउंट ही ब्लॉक हो गया है क्योंकि उसने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया था। तो उसका डीमेट अकाउंट क्या हो गया, फ्रीज हो गया। उसके अकाउंट में कुछ 10 लाख रुपए के आसपास के शेयर्स हैं। तो आज इसमें नॉमिनी ऐड करना है, अपने आप को ही बनाना है नॉमिनी ना।
देखो पोस्टल बैलेट का नोटिस क्या बोल रहा है, इधर आइए। Pursuant to section 110 of Companies Act 2013, read with Rule 22 of Companies Management and Administration Rules, TVS Motor Company is seeking shareholders approval as given in the notice dated 24 January 2023। मतलब नोटिस उन्होंने कब डिस्पैच कर दिया था? 24 जनवरी को उन्होंने नोटिस भेज दिया था। द कंपनी इज प्लीज टू प्रोवाइड ई वोटिंग फैसिलिटी, मतलब कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? टू द मेंबर्स थ्रू ई वोटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ NSDL। इन दिस रिगार्ड योर डीमेट account folio number has been enrolled by the company for your participation in voting in resolution placed by the company on e-voting system। To download the postal ballot notice along with explanatory statement, चलो पोस्टल बैलेट का नोटिस देखते हैं। यहाँ पे एक लिंक दिया है, क्या दिया है? मैंने उस लिंक को क्लिक किया, अरे बाप रे क्या हो गया। एक तो बच्चों ये एप्पल का ना अलग ही दर्द है, चलो सफारी से आता है। हाँ ये है पोस्टल बैलेट नोटिस, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। सो दिस इज द पोस्टल बैलेट नोटिस, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। आपको पता ना ये रजिस्टर ऑफिस चैतन्य, खादेर नवाज खान रोड, नुनगम बक्कम, चेन्नई, ठीक है। उसके बाद आपको याद है अपने सेक्शन 12 में पढ़ा था, डू यू रिमेंबर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि कंपनी को अपना लेटर हेड बिल्स वगैरह जो भी उसमें रजिस्टर, याद है आपको? ओके। पोस्टल बैलेट नोटिस परसुएंट टू सेक्शन नंबर 110 ऑफ कंपनीज एक्ट, डियर मेंबर। फिर ये क्या है बच्चों? पूरा उन्होंने नोटिस बताया, नोटिस इज हियर बाय गिवन, हियर बाय मतलब इमीडिएटली। फिर ये सारा इन्होंने बताया, सब कुछ आया गया बच्चों यहाँ पे देखो। विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2013 एंड रेगुलेशन 44 ऑफ LODR, पढ़ा था क्या अपन ने? वो 5 महीने वाला प्रोविजन। हाँ फिर ये देखो द डिटेल प्रोसीजर फॉर ई वोटिंग, तो इन्होंने क्या बताया? पूरा प्रोसीजर बताया, मेंबर को केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। फिर क्या है बच्चों? स्पेशल बिजनेस, क्या है स्पेशल बिजनेस? अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर B श्रीराम एज व्हाट बेटा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको पता होगा, जब भी किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात होती है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में उसका पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस सब कुछ आता है। कहाँ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? अबे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहाँ है? अच्छा इसमें एक मिनट, उसके पहले इन्होंने क्या बताया? रिजॉल्व फर्दर दैट, ठीक है चलो। एनक्लोजर स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ये देखो लिखा है ना, एज पर सेक्शन 102 सबसेक्शन 1 था ना वहां पे। ओके नोट्स, ठीक है। नोट्स में पहला तो बताया कि हमने स्टेटमेंट लगाए और 27 जनवरी को उन्होंने कौन सी डेट रखी है? कट ऑफ डेट, वोटिंग शुरू होने की 7 दिन पहले की डेट होगी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ नोट्स हैं इन्होंने, मेंबर्स हुज नेम, ये देखो 5वें नंबर का पॉइंट देखो, मेंबर हुज नेम्स अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर एज ऑन कट ऑफ डेट विल बी कंसीडर्ड फॉर ई वोटिंग, ठीक है। अ मेंबर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज और हर वोट बाय प्रॉक्सी ऑन पोस्टल बैलेट, आपको पर्सनली ही वोट करना पड़ेगा, आप प्रॉक्सी के थ्रू पोस्टल बैलेट पे वोट नहीं करवा सकते। लेकिन प्रॉक्सी ने भी अगर वोट डाल दिया, बस ये मत स्पेसिफाई करो, छोड़ दो, प्रॉक्सी के थ्रू आप वोट नहीं डालते, पता नहीं चलेगा, बट अपन क्यों बोले? जब लॉ में लिखा नहीं है तो अपन क्यों बोले? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अपॉइंटेड मिस्टर K श्रीराम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एज व्हाट बेटा? स्क्रूटनाइजर। K श्रीराम ही तो डायरेक्टर बन रहा था क्या? नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। B श्रीराम है, दोनों भाई भाई होंगे, एक B श्रीराम और एक K श्रीराम। अबे चुप कर, मजाक कर रहा हूं मैं, और साउथ में नाम ही सबके ऐसे होते हैं। हाँ जी आगे, स्क्रूटनाइजर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द चेयरमैन, देखो वोटिंग और वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड एंड द रिजल्ट ऑफ वोटिंग विल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट ऑन द स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट ऑन कंपनीज वेबसाइट। हाँ वायलेशन वायलेशन वायलेशन,
वायलेशन है। अरे वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे लगा के, 12वें नंबर का पॉइंट देखो, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ कहाँ पे लगाएंगे रिजल्ट, tvsmotor.com पे रिजल्ट लगाएंगे। बट ये वायलेशन है ना, कंपनी के नोटिस बोर्ड पे भी तो आपको लगाना चाहिए। ये सुनो, उससे अच्छा ये इनका जो कंपनी सेक्रेटरी होगा उसका सैलरी 2-2.5 करोड़ रुपए से कम क्या होगा। नहीं वो तो स्क्रूटनाइजर है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। देखो अपन लोग का ज्ञान देखो, अपन टीवीएस के भी गलती है, बिग मिस्टेक, नॉन कंप्लाइंस है, दिस इज अ नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। ओके, फिर ये पूरा प्रोसेस है लॉगिन मेथड। ओए ये पूरा क्या है, लॉगिन मेथड कैसा है, ये सब आप कर सकते देख सकते हो। तो ये पूरा ऐसा नोटिस होता है, पासवर्ड सेट कर लो, ये सब कर लो। हाँ फिर ये इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देख लो। भाई कौन है बी श्रीराम, कौन है ये, ऑनर्स ग्रेजुएट एंड अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। ही इज अ सर्टिफिकेटेड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ही होल्ड्स डिप्लोमा इन इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी फ्रॉम इंडियन एकेडमी ऑफ इंटर, बहुत बड़ा आदमी है भाई। एंड आईमा मैनेजमेंट, इसके की पोजीशन देख लो, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 2014 से लेकर जुलाई 2018 तक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ही इज बेसिकली पीएसयू का एम्प्लॉई है, ठीक है। तो इसका देख लो अभी कौन कौन सी पोजीशन होल्ड कर रही है। आईसीआईसीआई बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट कंपनी है, निपॉन, बाप रे साल का 40-50 लाख रुपए तो सिर्फ सिटिंग फीस ही कमाता होगा बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो तगड़ा आदमी है बच्चों, ठीक है। फिर ये और ज़्यादा, तो ये के एस श्रीनिवासन, देख लो भाई तुम्हारा भी नाम आएगा, लेकिन साले को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पता नहीं है। अभी बोलेगा नहीं मेरे को पता था मैंने लिखा नहीं, तो भाई हमको क्या करना, हम तो तेरे को लिखना चाहिए था कि भाई वहां पे भी नोटिस क्या होगा, लगाया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सैलरी होगी कम से कम 2 करोड़ की तो सैलरी होगी, ठीक है। तो ये टीवीएस जैसी कंपनी का अगर समवन इज सीएस तो ही मस्ट बी हैविंग अ वेरी गुड सैलरी। हाँ लिस्टेड कंपनी है ना। चलो एनीवे, रिस्काइंडिंग द रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट का नोटिस भेज दिया आपने। अच्छा इसमें एक चीज़ नहीं बताई मैंने तुमको, इसका वोटिंग पीरियड कब चालू होगा कब खत्म होगा, 30 दिन का रहेगा ना, लिखा है यहाँ पे, देख इधर देखो। वोटिंग चालू होगी 9 बजे, वेंसडे 8 फरवरी के 9 बजे वोटिंग चालू होगी, खत्म होगी 5 बजे थर्सडे 9 मार्च। एक महीने की रहती है ना यहाँ पे, ये फरवरी 28 का ही होता है ना, 28 या 29 का ही होता है ना फरवरी। चलो तो ये चीज़ है, तो ये अपन ने क्या देख लिया, नोटिस देख लिया, ठीक है। चलो नाउ कम टू द नोट्स। हाँ जी तो ये अपना हो गया क्या बच्चों, पोस्टल बैलेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद टेबल एफ में कुछ बताया है, टेबल एफ में भी कुछ बताया किसको लेकर, वोटिंग राइट्स को लेकर। तो सेम बच्चों, शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड पे हर आदमी को क्या मिलेगा, एक पे एक वोट। पोल पे जिस प्रपोर्शन में आप कैपिटल में शेयर कैपिटल में शेयर रखते हो उस प्रपोर्शन में आपको वोटिंग मिलेगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो फर्स्ट वाला जो है उसका वोट क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। दोनों ने अगर हाथ खड़े कर दिए, यस और नो। अच्छा सीनियर मतलब सीनियर मेंबर, सीनियर कौन होता है जिसका नाम पहले लिखा होता है। अनसाउंड माइंड का आदमी है, मे वोट शो ऑफ हैंड। हाँ अगर मान लो कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है जिसको वोट डालना है तो वो कैसे वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड पे, किसके थ्रू, उसकी जो कमिटी या फिर उसके लिए कोई लीगल गार्डियन अपॉइंट करता है।
उसके बाद जिस बिजनेस के ऊपर पोल डिमांड नहीं होता, क्या नहीं से वो बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हो, और जिस बिजनेस के ऊपर पोल डिमांड होता है उसको आप साइड में रख सकते हो। यस। उसके बाद नो मेंबर शैल बी एंटाइटल टू वोट एट एनी जनरल मीटिंग अनलेस, यस, जब तक आपने पूरे कॉल मनी पे नहीं कर दिया है। यस। No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all the purposes। कहने का मतलब क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? नो ऑब्जेक्शन शैल बी रेज टू द क्वालिफिकेशन ऑफ एनी वोटर। आप किसी भी वोटर के क्वालिफिकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज एक्सेप्ट एट द मीटिंग और एडजर्न मीटिंग एट विच द वोट ऑब्जेक्टेड टू इज गिवन और टेंडर्ड। कहने का मतलब क्या है? मतलब अगर आपको किसी वोटर के क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाना है तो आप कहाँ पे उठाओगे? उसी मीटिंग पे ही उठाओगे, उसके अलावा आप कहीं पे उठाने वाले नहीं हो। एंड एवरी वोट नॉट डिसअलाउड एट सच मीटिंग शैल बी वैलिड। और अगर मतलब किसी वोटर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, आपको बोलना है कि ये बंदा वोट नहीं डाल सकता, तो एक सवाल आप कहाँ पे खड़े करोगे? नहीं, उसी मीटिंग में ही आप क्वेश्चन खड़े करोगे। और अगर आपने किसी को वोट करने से डिसअलाउ नहीं किया तो उसका वोट क्या रहेगा? वैलिड होगा। और कोई भी ऑब्जेक्शन अगर लिया गया तो आप किसको रेफर करोगे? वो चेयरपर्सन को। तो ये कहाँ पे है? ये रेगुलेशन टेबल एफ में रेगुलेशन 50 से लेके कहाँ तक है? 56 तक। किससे डील करते हैं? वोटिंग राइट से। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। सेम, अगर आपके पास कितने परसेंट शेयर्स हैं? अगर आपके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं, यस और नो बच्चों? कौन सी डेट को बच्चों? ऑन दैट डेट। विच डेट बच्चों? अगर कंपनी को रिक्विजिशन इन राइटिंग मिलती है, किससे बच्चों? अरे ऑन दैट डेट का मतलब क्या है? जिस दिन मीटिंग है या फिर जिस दिन तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिस दिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस दिन आपके पास कितने परसेंट वोटिंग पावर है? अगर 10% वोटिंग पावर है, ठीक है। और अगर कंपनी में शेयर नहीं है तो वोटिंग पावर, अगर शेयर है तो शेयर जिसके ऊपर वोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या कर सकते हो बच्चों? आप कंपनी को नोटिस दे सकते हो, रिक्विजिशन दे सकते हो कि मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है। और दूसरा, कंपनी क्या करेगी? कंपनी, एक मिनट, आपने रिक्विजिशन कंपनी को दिया, कंपनी आपके रेजोल्यूशन को भी सर्कुलेट करेगी और उसके साथ क्या लगाएगी? स्टेटमेंट लगाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपके नोटिस को सर्कुलेट कब करेगी? इन केस ऑफ एजीएम, अच्छा एक मिनट, कंपनी आपके नोटिस को सर्कुलेट तभी करेगी कब? अगर कंपनी को रिक्विजिशन मिलता है जिसको किसने साइन किया है? सारे रिक्विजिशन ने साइन किया है। और रिक्विजिशन के बीच में क्या है? साइन है। किसका साइन है? ऑल द रिक्विजिशनिस्ट। यहां पे याद रखना, यहां पे क्या लिखा है? ऑल द। और कितने दिन पहले मिलना चाहिए? एजीएम के केस में 6 वीक पहले, और ईजीएम के केस में कितने वीक्स पहले? 2 वीक्स पहले। ये सुनो बच्चों। और प्लस आपको पैसे भी जमा कराने हैं जो आपका नोटिस सर्कुलेट करने में जो खर्चा आएगा। उसके बाद अगर कंपनी क्या करती है? अगर कंपनी इस नोटिस के डिपॉजिट होने के बाद, नोटिस के जमा होने के बाद अगर मीटिंग कॉल करती है, इट विल बी डीम्ड एज कि कब आया था? 6 वीक में के पहले आ गया था। उसके बाद कंपनी अगर चाहे तो किसको अप्लाई कर सकती है? कंपनी या फिर कोई भी अग्रीव पर्सन किसको अप्लाई कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है। और वो कह सकता है कि मैं स्टेटमेंट नहीं भेजना चाहता, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्टेटमेंट भेजने से एग्जम्प्ट कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्शन के द्वारा दिए गए राइट्स को क्या किया जा रहा है? अब्यूज किया जा रहा है। तो एग्जम्पशन मिलेगा सिर्फ क्या भेजने से? स्टेटमेंट भेजने से, ठीक है। और इस केस में कंपनी जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह जिसका भी खर्च हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने में, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो पैसे भी तुमको क्या करवा सकती है? रीएम्बर्स करवा सकती है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कौन सेक्शन हो गया? सेक्शन नंबर 111। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चार्ट मैंने आपको कहा था, पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद 108 ये चार्ट्स, दीज चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें सब कुछ, इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था, मैंने सब कुछ बताया। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, हु कैन बी स्क्रूटनाइजर, ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। हालांकि तीनों जगह पे स्क्रूटनाइजर एक ही आदमी होगा, लेकिन जो सेक्शंस की वर्डिंग है वो क्या है, अलग अलग है। एक जगह पे याद रखना बच्चों, 108 में कौन अपॉइंट करता है स्क्रूटनाइजर, बोर्ड। 110 में स्क्रूटनाइजर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड। लेकिन 109 में कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन अपॉइंट्स। तो ये एक बहुत गहरा डिफरेंस है। एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा तो सब फेल हो जाएंगे, कोई ऐसा पढ़ता ही नहीं है क्योंकि, बट अपन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपन लाइफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने को पैसे छापने की मशीन बनना है, ठीक है। तरक्की वहीं से है बच्चों, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन जनरल मीटिंग। ये जिसको ऑथराइज कर दें, नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कर दे, ऑथराइज कर दे, और उस बंदे को अपन क्या मानेंगे, मेंबर। और मीटिंग में जब ये अटेंड करने जाते हैं तब इनको ऑथराइजेशन सबमिट करना होता है, या पोल पे जब ये वोटिंग करते हैं तो पोल पे उनको ऑथराइजेशन दिखाना पड़ता है। रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी और स्पेशल, सेक्शन नंबर 114 सबसेक्शन 1, 114 सबसेक्शन 2। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब होगा, जब आपने नोटिस दिया है प्लस वोट इन फेवर आर मोर देन वोट इन अगेंस्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है, जब दो कंडीशन है, तीन कंडीशन। नोटिस आपने दिया है, नोटिस में बताया है कि आपको रेजोल्यूशन कैसा पास करना है, और वोट जो फेवर में आए वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, वोट इन अगेंस्ट। उसके बाद बच्चों रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग व्हाट बेटा, स्पेशल नोटिस। कुछ नहीं, क्या है बच्चों, जिसके पास कम से कम कितने परसेंट शेयर है, 1% वोटिंग पावर है, या फिर कम से कम 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, ऑन व्हाट बेटा, फेस वैल्यू। वो कंपनी को क्या कर सकता है, वो कंपनी को मीटिंग के कम से कम कितने दिन पहले, 14 क्लियर डेज पहले क्या कर सकता है, स्पेशल नोटिस भेज सकता है। और कंपनीज एक्ट में जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं, या फिर कंपनी के आर्टिकल में जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं, उन ट्रांजैक्शन को कंपनी स्पेशल नोटिस के बिना नहीं कर सकती। जैसे ये स्पेशल नोटिस कंपनी को आता है, कंपनी को क्या करना होता है, 7 क्लियर डेज पहले, कंपनी को 14 डेज पहले मिलेगा। कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, 7 क्लियर डेज पहले ये जानकारी स्पेशल नोटिस के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो किसको भेजना है, अपने मेंबर्स को भेजना है, ठीक है। विथ एवरीथिंग, विथ रेजोल्यूशन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, विथ एवरीथिंग। हो सकता है कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बिना मिले, हो सकता है, बट कंपनी को क्या करना है, प्रॉपरली किसको भेजना है, अपने मेंबर्स को भेजना है। और कौन से ट्रांजेक्शन के लिए स्पेशल नोटिस लगता है, कंपनीज एक्ट में 2 ट्रांजेक्शन है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। ये यहाँ पे नहीं है, ये सेपरेट सेक्शन में लिखा गया। तो ये ट्रांजैक्शन कंपनी को कैसे करना है बच्चों, स्पेशल नोटिस के थ्रू, ठीक है। कंपनी इन ट्रांजैक्शंस को खुद से नहीं कर सकती जब तक क्या ना करे, जब तक कोई मेंबर स्पेशल नोटिस के थ्रू रिक्वेस्ट ना करे, ठीक है। तो कंपनी 7 दिन पहले सबको बताना पड़ता है कंपनी को। कंपनी कैसे बता सकती है, या तो इंडिविजुअली, और अगर इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज का, और स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज, उस न्यूज़पेपर के थ्रू बताएगी, ठीक है। 7 डेज पहले अपने को अपने मेंबर्स को भेजना है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली भेजने के हम काबिल नहीं है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, ठीक है। यस, वेबसाइट पे भी डाल दो, यस, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी डाल देना स्पेशल नोटिस। एडजन मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं अपन क्या मानेंगे, सेक्शन नंबर 116। जो रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होते हैं, एडजन मीटिंग में, हम मानेंगे कि वो उसकी डेट ऑफ पासिंग क्या होगी, द डेट ऑन विच दोज रेजोल्यूशन वर इन फैक्ट पास्ड एंड नॉट एनी अर्लियर डेट। तो एग्जाम्पल देख लो, अगर ओरिजिनल मीटिंग कब हुई थी, जनवरी को 1 को हुई थी, और इस मीटिंग में कितने रेजोल्यूशन पास किए, 3 रेजोल्यूशन। और फिर ये मीटिंग एडजन हो गई, कब हो गई, 9 जनवरी को। 9 जनवरी की मीटिंग में कितने रेजोल्यूशन पास हुए, 5। तो आप क्या मानोगे, यस, 1 तारीख को 3 रेजोल्यूशन पास हुए और 5 तारीख को। तो जो भी डेट होगी MGT 14 वगैरह फाइल करने की, वो इस डेट से होगी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 117। क्या है 117? रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल, ठीक है। किसके साथ फाइल करना है बच्चों, ROC। यस, 30 डेज, फॉर्म नंबर MGT 14।
आप सबको पता है अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन या फिर कॉपी ऑफ एनी अग्रीमेंट, जिसका जिक्र कहां पे है, सबसेक्शन 3 में, वो आपको आरओसी के साथ क्या करवाना होता है, रजिस्टर। याद है आपको, याद रखना है, रेजोल्यूशन और अग्रीमेंट जिनका जिक्र कहां पे है, सबसेक्शन 3 में, उनको आपको आरओसी के साथ रजिस्टर कराना है 30 दिन के अंदर इन फॉर्म नंबर MGT 14 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है। अच्छा, जिस रेजोल्यूशन के थ्रू या फिर जिस एवरी रेजोल्यूशन जिसके चलते आप क्या करते हो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करते हो, या फिर जो भी अग्रीमेंट है जो कहां पे लिखा हुआ है, सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, उसकी एक कॉपी आपको कहां पे अटैच करनी है, कहां पे अनेक्स करनी है, आर्टिकल में। समझना, इसके ऊपर अपन ने रेगुलर क्लास में भी काफी डिस्कशन किया था। तो अगर मेरा 5 बार आर्टिकल्स में मैंने ऑल्टर किया है तो क्या ना इसे पांचों स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे आर्टिकल्स में अनेक्स्ड होनी चाहिए। अगर मैंने 3 बार अग्रीमेंट किया मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने का तो तीनों अग्रीमेंट में आरओसी के साथ तो फाइल करूंगा ही करूंगा, बट मुझे क्या करना है, आर्टिकल्स में भी डालना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिखवाया था मैंने आपको क्लास में। उसके बाद अगर कंपनी क्या हो गई, रेजोल्यूशन को फिल करने में फाइल हो गई तो 10,000 रुपीज एक बार में लगेगा प्लस 100 रुपीज पर डे लगेगा, याद है क्या। और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में और वाइंडिंग अप के टाइम पे रेजोल्यूशन फाइल नहीं किया तो लिक्विडेटर को भी ये देना पड़ेगा 100 रुपीज पर डे, ये सुनो बच्चों। और मैक्सिमम कितना लग सकता है बच्चों, 2 लाख रुपए, ये कंपनी के लिए। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना है बच्चों, 100 रुपए पर डे का है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, और 10,000 रुपए इसका भी क्या है, सेम है। ये पेनल्टी याद रखना, यहां से आ सकता है क्वेश्चन ना। अच्छा, अब कौन कौन से रेजोल्यूशन और कौन कौन से अग्रीमेंट अपने को फाइल कराना है। सबसे पहले तो सिंपल है, जितने भी क्या पास होते हैं। दूसरा, ऐसे रेजोल्यूशन जो पास करने थे एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन बट पास हो गए एज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, मतलब 100% वोटिंग। उसके बाद जो भी अग्रीमेंट कंपनी पास करती है किसके अंदर, अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इन सब का। उसके बाद ये कौन से रेजोल्यूशन बच्चों, अगर क्लास मेंबर्स की मीटिंग में किसी प्रकार का क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। और कैसे पास हो रहा है वो, विद द कंसेंट ऑफ एवरी, लाइक 100% लोगों ने कंसेंट दे दिया तो भी अपने को उसको क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। उसके बाद और कौन से अग्रीमेंट है, कंपनी को वाइंड अप करने का रेजोल्यूशन जो आईबीसी के अंदर पास हो रहा है। और उसके बाद 179 सबसेक्शन 3 के अंदर जितने भी क्या पास हुए हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए हैं। लेकिन ये रेजोल्यूशन भले ही आप फाइल करते हैं आरओसी के साथ, बट ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी वगैरह अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देती है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन वगैरह ग्रांट करती है, लोन गारंटी सिक्योरिटी ग्रांट करती है, तो उसको उस रेजोल्यूशन को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। तो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारों को 179 सबसेक्शन 3 वाले रेजोल्यूशंस को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है अगर वो लोन वगैरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका फिर ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके नोट्स में दी है ऑलरेडी। नाउ सेक्शन नंबर 118 किससे डील करता है बच्चों, ये सेक्शन नंबर 118 जो है दैट डील्स विद द मिनट्स। सबसे पहला, सारी मीटिंग के मिनट्स कितने दिन के अंदर बन जाने चाहिए, 30 दिन के अंदर। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मिनट्स में क्या होने चाहिए, फेयर एंड करेक्ट समरी। अच्छा, कंक्लूजन जब मैं कहूं तो ये भी याद रखना, ओरिजिनल के भी 30 दिन के अंदर, एडजेंट के भी 30 दिन के अंदर। ऑल जितने भी अपॉइंटमेंट वगैरह आप मीटिंग में करते हो सब कुछ मिनट्स बुक में आएगा। ओके, यस, बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग के मिनट्स में जिन डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था, डिसेंट किया था, उनका नाम लिखना है आपको मिनट्स बुक में, हाँ या ना। डिफेमेटरी मैटर्स, इररेलेवेंट मैटर्स, और जो मैटर कंपनी के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उन मैटर को डिलीट करवा सकता है चेयरपर्सन।
और चेयरपर्सन का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा. ही विल बी एक्सरसाइजिंग एन एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ओवर द मैटर्स जो मिनट्स में डालने नहीं है. मिनट्स एक सबूत होगा, किसी से सबूत होगा कि मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी, कार्यवाही हुई थी. मीटिंग इफ द मिनट्स आर साइंड विद इन 30 days एज पर सबसेक्शन 1 अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट मीटिंग वॉज ड्यूली हेल्ड, और सारी जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे, अपॉइंटमेंट हुए थे, वो सब कुछ क्या है, वैलिड है. उसके बाद अनलेस एनी डॉक्यूमेंट कंप्लाइज विद दिस सेक्शन सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सर्कुलेटेड और एडवर्टाइज एज मिनट्स. मतलब किसी भी पेपर को आपने किसी पेपर में 4 लाइनें लिख दी और बोल दिया कि ये मिनट्स है, ऐसा नहीं होगा. जब तक मिनट्स सेक्शन नंबर 118 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को क्या नहीं कह सकते, मिनट नहीं कह सकते. SS1 और SS2 क्या करना है बच्चों, आपको मैंडेटरली कंप्लाई करना है, जो TVS के कंपनी सेक्रेटरी ने नहीं किया था. अगर मिनट्स के आकर कंप्लाई नहीं करते, और क्या है, अगर मिनट्स को क्या करते हो, टेम्पर करते हो. तो ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कहां पे लिखा है, एक्ट में. नाउ विल सी रूल्स. रूल कौन सा है, ये मेरे पास नहीं है यार. डायरेक्टली मेरे पास क्या है, 26. चलो कोई नहीं, एसएस कर लेंगे तो उसमें आराम से कवर हो जाएंगे. कम टू एसएस एवरीवन. मिनट्स, और ये मिनट्स, ये वाला एसएस सबसे बड़ा एसएस है मिनट्स का. चलो ध्यान से देखो. ना टेस्ट ले लेता हूं तुम्हारा मैं मीटिंग का. लाइक वंस यू आर फ्री फ्रॉम टेक्स्ट क्लास यू कैन गिव द टेस्ट. ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन ही दूंगा. हाँ सॉरी, JIGL क्लास के बाद. ठीक है, टेक्स्ट है ना आज सारे लेक्चर्स हैं. इधर मेंटेनेंस ऑफ द मिनट्स. चलो जल्दी से आ जाओ, पैरा 17. एवरी कंपनी शैल कीप मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग. एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी, इवन 1% कंपनी, याद है ना, 1% कंपनी मिनट्स भले मीटिंग नहीं करती बट उसको मिनट्स मेंटेन करना होता है. चलो मिनट्स बुक में रखोगे. हर एक मीटिंग के लिए क्या करना है आपको, सेपरेट मिनट बुक रखना है. जो पोस्टल बेल्ट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करोगे उसकी एंट्री कहाँ पे करोगे, जनरल मीटिंग के मिनट्स बुक में करोगे. ठीक है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों केसेस में आप मेंटेन कर सकते हो. अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो तो टाइम स्टैम्प यूज़ करना है, यस. उसके बाद आपको फिजिकल में मेंटेन कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन कर रहे हो, यूनिफॉर्म मेथड क्या करो, फॉलो करो. ये सुनो बच्चों. और अगर फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में आ रहे हो तो बोर्ड का अप्रूवल लेना है. मिनट्स बुक के हर एक पेज को क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर करना है. ये सुनो बच्चों, अगर मिनट्स बुक में ब्रेक होता है या पीरियोडिक बाइंडिंग होती है तो भी आपको क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबरिंग मेंटेन करनी है. उसके बाद अगर मिनट बुक का कोई भी पेज आपने खाली छोड़ा है तो उसको स्कोर आउट करना है. उसके बाद तो एक ही पॉइंट 3 बार बोल दिया, इनिशियल बाय इधर. उसके बाद मिनट्स को आपको पेस्टिंग वगैरह नहीं करना है. ठीक है, आप लिखे आप उसको लूज लीफ फॉर्म में क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. लूज लीफ मतलब आप पेपर्स के ऊपर प्रिंट निकाल सकते हो और फिर पेपर्स को आप पीरियोडिक क्या कर सकते हो, बाइंडिंग कर सकते हो. यस 3 साल ना, एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years. यस, आपको लॉकिंग डिवाइस रखना है. उसके बाद मिनट्स बुक कहाँ पे रखोगे आप, रजिस्टर. अच्छा, मिनट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो मिनट्स के शुरू में क्या आएगा, कंपनी का नाम, डे, डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग. ये सुनो, मीटिंग का क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर आपको मीटिंग का स्टेट करना है. मतलब EGM जो है, अच्छा सीरियल नंबर कैसे दे सकते हैं, हाँ दो, या तो आप कंटिन्यूस नंबर दे सकते, आगे लिखा है, रुको 1 मिनट. उसके बाद अगर मीटिंग क्या हो गई है तो ओरिजिनल और एडजन मीटिंग दोनों को आपको मिनट्स बनाना है. अगर मीटिंग कोरम की चाहत में एडजन हुई थी तो मिनट्स में आपको स्पेसिफाई करना है. उसके डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन मीटिंग में प्रेजेंट है ये भी आपको बताना है. नेम ऑफ डायरेक्टर कैसे मेंटेन करना है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर कोई भी लॉजिकल ऑर्डर आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्ट करते रहे सबसे पहला नाम किसका डालना है,
भले उसका नाम जेड से शुरू होता हो, ठीक है। उसके बाद मिनट्स में क्या क्या करना है? सबसे पहले चेयरमैन को आपने इलेक्ट किया, वो बताओ। आप ही बता दो कि जहाँ पे मिनट्स हो रहा है, मीटिंग हो रही है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोरम आया हुआ है मीटिंग में, कौन कौन बंदा, नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं। उसके बाद कितनी प्रॉक्सीज प्रेजेंट हैं और वो कितने लोगों को, कितने शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद क्या ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए मीटिंग में। सेक्रेटरी ऑडिटर, ऑडिटर या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आए, यस। उसके बाद एनसीएलटी का ऑब्जर्वर आया है। ओपनिंग रिमार्क्स, चेयरमैन अगर कुछ देता है तो उसकी जानकारी दे दो। उसके बाद जो भी नेगेटिव रिमार्क ऑडिटर के हैं उसको क्या किया जाएगा, मीटिंग में रीड किया जाता है, ये सुनो बच्चों। उसके बाद सेम क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन को जो मीटिंग में किया गया था रीड किया जाता है सेक्रेटरी ऑडिटर की रिपोर्ट में, वो भी बता दो। जो चेयरपर्सन क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, वो भी आपको मिनट्स में डालना है। मतलब आपको बताना है कि मीटिंग शुरू हुई तो ऑडिटर के क्वालिफिकेशन को रीड किया गया। उसके बाद अगर मान लो किसी मोशन के थ्रू आप क्या करते हो, रेजोल्यूशन को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, तो उस मोशन के ऊपर वोटिंग कैसी हुई आपको ये भी बताना है। उसके बाद पोल के केस में आपको किसका नाम बताना है, स्क्रूटनाइजर का नाम बताना है। उसके बाद अगर चेयरमैन ने अपनी चेयर क्या कर दी थी, विकेट कर दी थी क्योंकि वो किसी एजेंडा आइटम में क्या था, तो आपको उसका फैक्ट बताना है। मीटिंग कब शुरू हुई, मीटिंग कब खत्म हुई, आपको ये बताना है मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर ई वोटिंग के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो आपको क्या बताना है, वो जो स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट है उसकी क्या करनी है, उसकी समरी। पोल के लिए भेगे नहीं, इन दोनों के लिए, ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट की क्या डालनी है, आपको समरी डालनी है। अपने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिखा था इफ रिमेंबर। उसके बाद मिनट्स, ट्रू एंड फेयर समरी होगी। कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, मीटिंग में ही ड्राफ्ट मिनट्स बना लेता है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो ऑथराइज्ड पर्सन बाय द बोर्ड। उसके बाद कंपनी इरेलीवेंट मैटर, चेयरपर्सन जो है इरेलीवेंट मैटर को आप मिनट से हटा सकते हैं। मिनट्स को आपको क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज में लिखना है, दे शुड ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस, लेकिन रेजोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हो, प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद जो भी आइटम, जो भी मिनट्स में आप आइटम लोगे वो उसको क्या करना है, आपको नंबर करना है। नंबरिंग ऐसी करना है मिनट्स आइटम्स की कि आपको रेफर और क्रॉस रेफरेंस में आसानी हो। मिनट्स के दिन में एंटर हो जाएंगे बच्चों 30 डेज में। अगर मीटिंग एडजन होती है, हाँ, अगर आपकी मीटिंग एडजन होती है तो ओरिजिनल मीटिंग एज वेल एज एडजन मीटिंग शैल बी एंटर्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिस्पेक्टिव मीटिंग। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करेगा मिनट्स बुक में एंट्री। कंपनी सेक्रेटरी है तो एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। मिनट्स एक बार मिनट्स बुक में एंटर हो गए उसके बाद वो ऑल्टर नहीं हो सकते। उसके बाद मिनट्स बुक का हर एक पेज पे इनिशियल होता है मिनट्स बुक में, और लास्ट पेज पे साइन करता है चेयरमैन विद डेट एंड प्लेस ऑफ साइनिंग। इज दैट क्लियर? अच्छा, कोई भी ब्लैंक स्पेस है तो आपको पता करना है, वहाँ पे चेयरमैन इनिशियल करेगा और उसको स्कोर आउट करेगा। इंस्पेक्शन, मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, अरे हाँ है ना। डायरेक्टर्स और मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के मिनट्स बिंदास इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेंबर्स कब कर सकते हैं इंस्पेक्ट, बिजनेस आर्ट्स में जो कंपनी आर्टिकल के थ्रू 2 घंटे फिक्स करती है उसमें आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये सुनो। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सेक्रेटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, जितना इनके काम के लिए जरूरी है, क्या ये भी मिनट्स बुक इंस्पेक्ट कर सकते हैं? ओके, फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इंस्पेक्ट कर सकते हो मिनट्स बुक। उसके बाद जब मिनट्स बुक का इंस्पेक्शन कोई कर रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी को पूरा ध्यान रखना है कि सामने वाला मिनट्स बुक को क्या ना कर दे। ऐसे इंडिया में मैंने बताया था कि लोग होते हैं। उसके बाद मिनट्स की कॉपी आपको सर्कुलेट कब करनी है, जब मिनट्स ड्यूली साइंड हो जाए। लेकिन कोई रेजोल्यूशन वगैरह है वो अनसाइन मिनट्स अगर साइन नहीं हो तो भी आप रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो ना। ओके, अगर मेंबर आपसे रिक्वेस्ट करता है उसको मिनट्स बुक के क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, तो कितने दिन के अंदर देना है, 7 डेज के अंदर। आप मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज चार्ज कर सकते हो, ये सुनो बच्चों। उसके बाद
कॉपीज ऑफ द मिनट्स और एक्सट्रैक्ट्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कॉपी या एक्सट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो, फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। कब तक प्रिजर्व करना है आपको मिनट्स बुक, परमानेंटली मेंटेन करना है ना। हाँ, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या हुई है, मर्ज हुई है, अमलगमेट हुई है, तो जो मर्ज कंपनी है, अमलगमेटेड कंपनी है, उसके मिनट्स भी कैसे मेंटेन करने हैं, परमानेंटली मेंटेन करने हैं ना, भले ही कंपनी क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। अच्छा, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट वगैरह को, नोटिस वगैरह को कितने साल मेंटेन करना है, ये स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट की बात हो रही है, नोटिस की बात हो रही है, रजिस्टर्स की बात। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कब तक मेंटेन करोगे, एज लॉन्ग एज दे लॉन्ग रिमेन करंट और 8 ईयर्स, whichever is हायर था या whichever is लेस था, लेटर, whichever is लेटर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी कस्टडी में रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर ना। इधर देखो, अच्छा ये तो रिपोर्ट है, चलो आगे आ जाओ, अपने नोट्स पे आ जाओ। तो ये हो गया मिनट्स बुक, ठीक है ना। इधर एक क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में, अपन ने नहीं लिखा है क्वेश्चन, करंट इसी एग्जाम का है मेरे ख्याल से। है क्या, देखो लास्ट लास्ट में एकदम। अच्छा चलो, जब तक सेक्शन 119 पे आ जाओ, इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक, सेम जो अपन ने पढ़ा अभी, इंस्पेक्शन कर सकता है कोई भी, कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, ये सुनो बच्चों। और अगर तुमने नहीं दिया तो पेनल्टी कितनी की लग सकती है, 25,000 फॉर ईच ऑफेंस एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹5,000। एक मिनट, 120 को मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, एक मिनट रुकना, देयर इज सम क्वेश्चन। ये है, राइट दिस क्वेश्चन। जल्दी से कोई क्वेश्चन। अच्छा, SS1 का एक्चुअली बोर्ड मीटिंग का है। SS2 में अपन जनरल मीटिंग का कैसे मेंटेन करते हैं, 2 बेसिस पे अपन कर सकते हैं। या तो कैसा कर सकते हैं, AGM को हम कैसे नंबर करते हैं, AGM को तो हम कंटिन्यूस बेसिस पे नंबरिंग करते हैं ना, सीरियल नंबर कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। EGM को अपन कैसा कर सकते हैं, EGM के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अपन उसको नंबरिंग कर सकते हैं, EGM फर्स्ट EGM ऑफ ईयर 2020 ऐसा कर सकते हैं। बट AGM कंटिन्यूस बेसिस पे नंबरिंग होती है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मत लिखो क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मत लिखो। बट इसको लिख लिया क्वेश्चन, ओके ना। एनीवे तो ये मुझे याद दिलाना, ये क्वेश्चन अपन कहाँ पे करेंगे, बोर्ड मीटिंग के टाइम पे। आयुषी नहीं है तो वो दिमाग में अलार्म लगा लेती ना। और ये मुझे याद दिलाना, सुनो, बोर्ड मीटिंग मतलब आप मुझे कब याद दिलाओगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 173 प्लस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा, तब आप मुझे याद दिलाना। ऐसा नहीं कि मैं सेक्शन नंबर 173 चालू करो। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है ना कोई मुझे मेरा काम बताए तो। निरंजन, चलिए बच्चों, नहीं भूलना है तो एकदम प्यार से बोल दो कि अरे सर वो नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉस बन गए हो यार। बॉस हो तुम लोग, बट बॉसगिरी मत दिखाओ ना इधर। हाँ हाँ इधर, क्या करना था अपने को, 119 ना। हाँ एक बार देख लो फिर से, एक बार बैक में देख लो।
इधर देखो, जिस बुक में आप क्या रखते हो, जनरल मीटिंग के मिनट्स रखते हो, कहाँ पे रखना है वो आपको, और इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। याद रखना, मेंबर डिबेंचर होल्डर वगैरह को राइट नहीं है, और वो विदाउट चार्ज इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान में रखें। अगर मेंबर क्या बोलता है कि उसको क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, तो उसको अपने को कॉपी देनी है। ये सुनो बच्चों, 7 दिन के अंदर। अगर आपने उसको कॉपी नहीं दी तो पेनल्टी है, और वो कहाँ जा सकता है, एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि उसको दिखा दो, या फिर इंस्पेक्शन करवा दो, या फिर उसको कॉपी दिखा दो, ठीक है। प्लस आपको पेनल्टी तो लगेगी लगेगी अगर आपने नहीं दिखाया तो। ना इसका रूल देख लो क्या है। नहीं, एक था अपना, यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन था, एक कंफ्यूजन मतलब कुछ तो एक चीज़ थी। 7 दिन के अंदर उसको आपको कॉपी देनी है, यस। अ मेंबर हु हैज मेड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ व्हाट बेटा, in respect of minutes of proceeding of general meeting held during the period immediately preceding 3 financial year। यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी अगर वो मांगता है, हालांकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में बोला इसके लिए भी आप फीस चार्ज कर सकते हो, बट रूल में बताया गया है कि एनी कंपनी, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेंबर आपसे पिछले 3 साल के मिनट्स मांग सकता है, कौन सी कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मांग सकते हैं, तो आपको उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी लिखवाया था आपको, अगर याद हो तो। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है आपको। कम टू सेक्शन 120। क्या है बच्चों, कंपनी क्या मेंटेन कर सकती है, विदाउट प्रेजुडाइस, किसी और प्रोविजन को नुकसान पहुंचाए बिना। अ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स एटसेट्रा जो कंपनी को रखना है, या कंपनी को जो क्या करवाना है, इंस्पेक्ट करवाना है, कंपनी को सब कैसे करवा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा सकती है अगर कंपनी चाहे तो। रूल्स पे आ जाओ। इधर देखो, तो आपकी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, या फिर आपके यहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा मेंबर है, अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकती है। कैसे मेंटेन कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो तो ये सारे रूल्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे कि, हाँ जी, हाँ, सबसे पहला उसी फॉर्मेट में मेंटेन करो जो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में बताया गया है। दूसरा, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन में अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो तो कब तक मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, जो भी रूल्स में या लॉ में बताया गया आपको वो फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो तो अपने हिसाब से जब मेंटेन कर रहे हो डिलीट कर रहे हो, नहीं। उसके बाद रीडेबल, रिट्रीवेबल और रिप्रोड्यूसिबल और प्रिंटेड होना चाहिए, ये सुनो बच्चों। उसके बाद ऐसे तरह से मेंटेन होना चाहिए कि उसमें अपन क्या लगा सकें, डेट ऐड कर सकें और डिजिटली साइन कर सकें। और एक बार वो रिकॉर्ड डिजिटली क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइन हो जाता है, तो उसको एडिटेबल नहीं होना चाहिए, ये सुनो बच्चों। और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट किया भी जा सके, ऐसा मेंटेन करो। और जो भी अपडेट्स होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए कि वो रिकॉर्ड कब कब अपडेट हुए हैं। उसके बाद कौन सा रूल है, 28 मेरे में नहीं है यार, मेरे को है। क्या था रूल 28 में, एमडी, डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी क्या रहेंगे, रुको रुको देख लेते हैं, एक मिनट एक मिनट। ये साइट से मेरा इतना प्यार हो गया ना, रोज जाता हूँ मैं इस साइट के पास। स्टेजेस ऑफ लाइफ,
विष्णु तू कौन सी साइट पे जाता है रोज? ट्विटर पे जाता है? ग्रेट। ट्विटर पे भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं ट्विटर पे, लेकिन फॉलो किसको करता है भैया? वही इंस्टाग्राम। हाँ अच्छा, मुझे फॉलो, लेकिन मैं मुझे फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा ट्विटर पे, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं ट्विटर पे। आई डोंट इवन पोस्ट। मैं क्या नहीं करता यार, पता नहीं वो दूसरा अकाउंट कौन सा है, उसमें अच्छे फॉलोअर्स है, भगवान जाने वो अकाउंट कहाँ का है। बट एनीवे, ट्विटर पे मैं फॉलो कर, मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, बट आई कैन सजेस्ट यू गुड पेजेस टू फॉलो ऑन ट्विटर। यू नो, ऐसे पेजेस मैं बता सकता हूँ जो आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। ट्विटर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, वो उल जुलूल चीज़ों को वो आपको रिकमेंड करता ही नहीं है। इंस्टाग्राम साला कुछ भी रिकमेंड करता है, इट रिकमेंड्स एनी ब्लडी शिट। अरे कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, मैंने इनको बोल के बोला कि मेरा स्टेटस देखो, और वो बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं जो, मतलब कई बार आप जब रील्स के अंदर घुसो तो उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना सामने फ़ोन लगा के दे आर डूइंग देयर लाइक, वो कुछ भी कर रहे हैं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज उसको क्या कर रहे हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ किस स्तर तक अपन गिर सकते हैं। उर्फी जावेद एंड ऑल, मतलब अपन किस स्तर तक गिर सकते हैं बच्चे, मतलब ये पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब मैक्सिमम लिमिट है बच्चों, कि उस स्तर तक भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, गिर सकते हैं, जस्ट टू हैव व्यूज, जस्ट टू लाइक, क्या लाइक से होने वाला है बच्चों। तो इस चीज से मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज से ऊपर आना, मतलब कई लोग लाइक सम CS स्टूडेंट विल स्टार्ट हिज पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड हिल गाइड अबाउट कि भाई आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, लाइक उससे मेरा फायदा होता है, मेरे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होते हैं। बट अगेन एज अ टीचर आई वोंट अप्रिशिएट दैट, बिकॉज आपका परम धर्म क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना है यार। आपके इंस्टाग्राम पे 3,000 फॉलोअर हैं, 5,000 फॉलोअर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जो CS सक्सेसफुल है ही इज नेवर ऑन इंस्टाग्राम। कई लोग CS बनने के बाद अपना पेज चालू कर देते हैं, तो जितना टाइम वो इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिट करने में लगाते हैं, अगर उतना टाइम अपनी कंपनी को दें तो यू कैन सी कि दे अर्न इन मिलियंस। लेकिन ठीक है, शायद प्रायोरिटी अलग है, उनको फेम चाहिए। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे आपको क्या मिलता है? यू गेट अ फेम, बट अचार डालोगे उस फेम का। तुम्हारे पास खुद का एक आदमी नहीं है मूवी देखने के लिए साथ में। क्या मेरे यूट्यूब पे 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। मेरी वाइफ अगर चली जाए, सुपान सर नहीं है, तो मेरे पास पूना में एक दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं मूवी देखने जाऊं। क्या करूं मैं 58,000 का सब्सक्राइबर्स का अचार डालूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट पे जो मेरे पास एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है अपार्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट में ऐसा नहीं कि एक को मूवी ले जाऊं, यहाँ लंबे से कट जाऊंगा, 30-40 हज़ार रुपये चला जाएगा, उससे छोड़ दे मूवी देखने का ही नहीं। ठीक है, सो मैं आपको यही बोलूंगा, ही डिड अ वेरी गुड थिंग, बी ऑन ट्विटर, फॉलो गुड पीपल अराउंड। और ट्विटर का ना वो बहुत अच्छा है, अगर आपने एक इंस्पिरेशनल पेज को फॉलो किया ना, सो वो आपको ना 8-10 रिकमेंडेशन देगा अच्छे अच्छे। सो आई कीप फॉलोइंग वेरी गुड पीपल। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, रात को सोने के 5 मिनट पहले मैं ट्विटर देखता हूँ, बिकॉज मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं किसी इंसान को फॉलो नहीं करता, मैं बहुत सारे उसमें मेंस हेल्थ के बारे में 4-5 पेजेस हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। फिर लाइफ एंड बियॉन्ड करके एक पेज है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल टिप्स देते हैं। और हर एक मोटिवेशन टिप यही है जो आपको ये बताती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इन स्पाइट ऑफ ऑल द फेलियर्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हिकअप्स, आप लाइफ में क्या हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, योर पाथ। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रेरित करती हैं। ठीक है, देन एक अच्छी किताब भी रखने की बच्चों, कुछ अच्छी किताबें हैं जो आप अपने बैग में हमेशा रखिए। जैसे आजकल के गधे लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी गधा हूँ, कहीं पे भी फ्री हुए अपन मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। तो यू नीड टू, उस आदत से भी आपको एस्केप मारना है। हैव अ वेरी गुड बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये ऐसी बुक है, एंड वन मोर पीपल, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये 3 बुक जिसने अपने जीवन में नहीं पढ़ी हैं, उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। यस, लिख लो, ये 3 बुक मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 ऐसे मत खरीदना, नहीं तो सर ने बोला आज ऑर्डर कर दिया, बुक 10 साल तक वहीं पड़ी है।
नहीं, अमेजोन पे 200 250 रुपये में आए थे। हाँ हाँ, यू कैन ऑल्सो हियर ऑडियो बुक्स, बट ऑडियो बुक्स वोंट हेल्प यू। वो पढ़ के जो आपका इंग्लिश वगैरह अच्छा होता है, वोकेबलरी अच्छा होता है, ठीक है। एक वो है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड करके, डेविड हार्वी का, बहुत अच्छा किताब है। हाँ, तूने सब सुना है ना, पर वो दिखता क्यों नहीं है? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा, आई एम जस्ट किडिंग। मैंने भी सब पढ़ा है, बट दिखता नहीं है। सो रीड गुड। मतलब मैं चाहता हूँ ना, आपका ये स्क्रीन टाइम आप कम करो। लाइक गिव योर सेल्फ अ चैलेंज कि मैं स्क्रीन टाइम क्या करूँ। ट्विटर पे तुम 10 ट्वीट्स देख लोगे, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं देखने के लिए। वो तुमको लुट बुलाता नहीं है अपने पास, आओ। इंस्टाग्राम पे कुछ भी गंद मचा के रखा है लोगों ने। कोई अपने कार को सर्विसिंग करा रहा है, उसका फोटो डाल रहा है। कोई साथ थार पे जा रहा है, कहीं पे चक्के वक्के घुमा रहा है, उसका फोटो। लाइक गंदे यार ये। कोई शोरूम गया, वहीं का फोटो बना लिया। कोई घोड़े के ऊपर बैठा है, वहां का फोटो बना लिया। कोई मंदिर के सामने दर्शन कर रहा है, पीछे से एक लड़की चल रही है, टक 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 टक, पीछे से कोई वीडियो शूट कर रहा है। माँ की यहाँ क्या चल रहा है ये? मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया छोड़ने का टाइम आ चुका है बच्चों। कुछ भी गंद मचा के रखा है बच्चों। तुम्हें देख के लगता है और जो इंस्टाग्राम पे तुम बन रहे हो कि तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स हैं और तुमको लगता है कि तुमको इनकम मिलेगी, कुछ नहीं मिलता। मुश्किल से 500 रुपये मिलता होगा। वो मैसेज करते रहते हैं, जिनके 2 लाख फॉलोअर हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, गिव मी 50 रुपीज़, आई विल प्रमोट योर पोस्ट। मैं, तेरी माँ की आंख भाड़ में जा। तेरे पास 2 लाख फॉलोअर हैं और ये भिखारी बंदी कर रहे हैं। अरे पढ़ाई कर ले, उतने टाइम में करियर बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सो याद रखना, शिक्षा से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। और जब शिक्षा आएगी ना, तो तुमको समझ में आएगा कि ये सब गंदी है। तो ये शिक्षा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो सिर्फ शिक्षा है बच्चों। तुम देखा होगा, करोड़पति भी रेप करके चले जाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो पैसा कमाओगे भी शिक्षा से, और पैसे को यूज कैसे करना है ये भी शिक्षा से सीखोगे। लोग 2 नंबर से भी पैसा कमाते हैं, बट उनको उस पैसे को यूज कैसे करना है वो नहीं पता होता। आज नहीं तो कल वो फंस जाते हैं। पैसा आया, करोड़ रुपए आया, खरीदी एक पोर्शे, गए हाईवे पे, डायरेक्टली ट्रक के अंदर, खत्म कहानी। तो शिक्षा से तुमको पैसा तो आएगा, संयम भी आएगा। देखा ना, वो कई छपरी लोग, पैसा आ गया, चेन वेन पहन लिया और मारपीट कर रहे हैं। तो पैसा है पर क्या नहीं है? शिक्षा नहीं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? शिक्षा। एनीवे, कौन सा था? 28। इधर देखो। हाँ जी, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज बोर्ड में डिसाइड, ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अरे हाँ, है ना। और जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी जिम्मेदारी क्या है? एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट, इंश्योर अगेंस्ट लॉस। क्या करना है बच्चों? रिकॉर्ड लॉस ना हो, डैमेज ना हो, या वो मीडिया फेल ना हो जाए। कौन सी मीडिया अर्चन? जिस मीडिया पे अपन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर किया, सर्वर वगैरह। उसके बाद सिग्नेटरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डज नॉट रेप्यूडिएट द साइंड रिकॉर्ड एज नॉट जेन्युइन। कहने का मतलब क्या है? रेप्यूडिएट मतलब एक बार आपने रिकॉर्ड क्या कर दिए, साइन कर दिए, उसके बाद आपको समझ में आता है उसमें तो गलती थी, आप बोलते नहीं नहीं ये मैंने साइन थोड़ा नहीं किया, तो फर्जी है। नहीं, ये भी आपको इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो। उसके बाद जो भी कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो क्या होने चाहिए? सिक्योर्ड होने चाहिए। आपके रिकॉर्ड ऐसे होने चाहिए कि वो रिकग्नाइज कर सके इनवैलिड और ऑल्टर्ड रिकॉर्ड को। उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए एंड केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड होने चाहिए। उसके बाद रिट्रीवेबल होना चाहिए। नॉन रीराइटेबल एंड नॉन इरेजेबल फॉर्मेट में आपको मेंटेन करना है। मतलब एक बार वो साइन हो गया, उसके बाद कोई उसके ऊपर रीराइट ना कर पाए, एडिट ना कर पाए। आपको एक बैकअप मेंटेन करना है एवरी डे इन द पीरियोडिसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 डे। आपको हर एक का उसका क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बैकअप मेंटेन करना है। एक्सेस जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो सिर्फ किसको होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हीं को आप एक्सेस दो। उसके बाद
अगर आप नॉन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और लेजिबल, लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य होना चाहिए। सॉरी, फिर जो फोल्डर वगैरह में आपने मेंटेन किया है वो इजी एक्सेस होना चाहिए, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है फोल्डर से, माई सीक्रेट फोल्डर। हमारे वो कई बार इंस्टॉलेशन करने जाते हैं बच्चे, इतने बेवकूफ़ होते हैं, माई सीक्रेट फोल्डर डेस्कटॉप पे ही है। उसके बाद सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिकॉर्ड्स की मेंटेन होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर जिसको बोर्ड क्या करे, ऑथराइज करे। इसके बाद रूल 29 भी है, ये तो इंस्पेक्शन ही है। चलो, सेम जब कंपनी अपने रिकॉर्ड को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करती है, तो जो भी इंस्पेक्शन वगैरह होता है वो सब किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का होता है। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 121 121 पे आ जाओ। क्या था 121? रिपोर्ट्स ऑफ जनरल मीटिंग था, रिपोर्ट ऑफ एजीएम था ना। हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी। कौन सा? किस चीज की? एजीएम की। ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है? कंफर्मेशन होता है। क्या कंफर्मेशन होता है? कि मीटिंग को कॉल किया गया था, होल्ड किया गया था और कंडक्ट किया गया था। कैसे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और ये रिपोर्ट कौन से फॉर्म में होगी और किसके साथ फाइल करनी है? 30 डेज के अंदर। किसके किसके साथ? आरओसी के साथ। 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम, कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। और अगर आप टाइम पे नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल फीस। इस रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? मीटिंग का चेयरमैन। और अगर चेयरमैन साइन नहीं करता तो दो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom shall be मैनेजिंग डायरेक्टर if there is one and the company secretary of the company। अगर आप इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते तो 1 लाख का पेनल्टी है, और कंटिन्यूस है तो 500 रुपये पर डे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 5 लाख। ऑफिसर डिफॉल्ट कितना है और पेनल्टी कितने की है? 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे अगर कंटिन्यूस ऑफेंस है तो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 1 लाख। सेक्शन कौन सा है बच्चों? ये 121। एसएस में भी लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन जनरल मीटिंग के बारे में। अरे हाँ, है ना। चलो एक बार एसएस में आ जाओ बच्चों। रिपोर्ट ऑन एजीएम। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? एजीएम के बारे में रिपोर्ट करना है। और इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या लिखना है? डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ एजीएम। कंफर्मेशन की चेयरमैन को सही तरीके से एजीएम में क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की? कोरम मीटिंग में आया था। उसके बाद हमने एक्ट को कंप्लायंस किया है, कंप्लाई किया है एक्ट को, पूरा मीटिंग होल्ड करने के लिए जो भी रिलेटेड लॉ थे वो सारे लॉ हमने कंप्लाई किए हैं। मीटिंग में आपने कौन कौन से बिजनेस किए हैं? मीटिंग में आपने कौन कौन से रेजोल्यूशन पास किए हैं उनका, या कौन कौन से प्रपोजल रखे हैं, उनका रिजल्ट क्या हुआ, और ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट बेटा? डिस्कशन। मीटिंग एडजर्न हुई, पोस्टपोन हुई, उसके बारे में बता दीजिए। मीटिंग का वेन्यू चेंज किया गया, और जो भी आपको रेलिवेंट पॉइंट लगते हैं वो भी आप इस मीटिंग इस रिपोर्ट में डाल सकते हैं, यस और नो। और 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आपको भेजनी है। कौन से फॉर्म में? तो एसएस के हिसाब से ये सारी जानकारी भी आपको कहाँ पे देनी है? एसएस के हिसाब से ये सारी जानकारी भी आपको कहाँ पे देनी है? रिपोर्ट में देनी है, ठीक है ना। जब आप मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, जनरल मीटिंग का चैप्टर, तो ऐसे ही पढ़ना है। पहले क्या करना है आपको? सेक्शन, उसके बाद रूल, और उसके बाद एसएस। यू नीड टू स्टडी लाइक दिस। और अगर चाहो तो ये पूरा जनरल मीटिंग का चैप्टर आप डायरेक्ट से मैनुअल से पढ़ सकते हो। आपने अगर नोट्स नहीं पढ़े तो भी चलता है, बट इफ समवन वांट्स टू स्टडी थ्रू नोट्स, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है, बट डायरेक्ट से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर, सेक्शन कौन सा है? 122 पे आ जाओ। हाँ जी, 98 से लेके
98, 100 और 111 किसको अप्लाई नहीं होंगे? ओबीसी को अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिजनेस है कहां पे लिखे हुए हैं? वही 4 ऑर्डिनरी बिजनेस which a company other than OPC is required to transact at general meeting shall be transacted in case of one person company। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट करेंगी वो? ओपीसी में ऑर्डिनरी बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट होंगे? उस तरीके से ट्रांजैक्ट होंगे जैसा सबसेक्शन 3 में बताया। क्या बताया सेक्शन 3 में? कोई भी बिजनेस जो कहां पे ट्रांजैक्ट करना है आपको? एजीएम में ट्रांजैक्ट करना है या फिर किसी जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट करना है। कैसे ट्रांजैक्ट करना है? तो अपन इट शैल बी सफिशिएंट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। जो भी रेजोल्यूशन था ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस जो भी, उसने आपको क्या किया है? वो रेजोल्यूशन एक पेपर पे लिखा है आपने, और मेंबर ने उस रेजोल्यूशन को किसको बताया है? कंपनी को बताया। और कहाँ पे एंटर हो गया वो? मिनट्स बुक में, बस। और मिनट्स बुक अगर क्या हो गई है? साइन हो गई है, तो अपन क्या मानते हैं कि वो रेजोल्यूशन कहाँ पे पास हुआ था? जनरल मीटिंग में पास हुआ था। कुछ भी नहीं है, मेंबर को एक पेपर पे वो रेजोल्यूशन लिखना है, कंपनी को कम्युनिकेट करना है, और कंपनी जिस दिन मिनट्स बुक में एंटर हो जाएगी, और मिनट्स बुक जिस दिन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। सेक्शन 118 के हिसाब से अपन क्या मानेंगे? जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो जनरल मीटिंग आपको करने की जरूरत तो नहीं है, चाहे एजीएम हो या ईजीएम। अगर आपकी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो आपको बोर्ड मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सेम प्रोविजन, जो भी रेजोल्यूशन आपको बोर्ड मीटिंग में पास करना है, मेंबर किसको कम्युनिकेट करेगा? कंपनी को। कंपनी उसको कहाँ पे एंटर करेगी? मिनट्स बुक में। मिनट्स बुक अगर साइन हो गई तो अपन मान लेंगे कि वो डिसीजन कहाँ पे लिया गया था? बोर्ड मीटिंग। इज दैट क्लियर? सो आज अपना ये चैप्टर भी कौन सा चैप्टर? मीटिंग चैप्टर जो है दैट वी आर डन। अपना रिवीजन भी अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। नाउ सो विल हैव अ टेस्ट टुडे इटसेल्फ। 5 क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगा मीटिंग के। बहुत क्या है, मेरे पास भी क्वेश्चन बचे नहीं, बिकॉज आई हैव लाइक सारे क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिए हैं? सॉल्व कर लिए। बट मैं 5 क्वेश्चन अच्छे निकालूंगा, थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन निकालूंगा। ठीक है। चलिए, सो विल हैव अ टेस्ट अराउंड लाइक, आप लंच करके आ जाइएगा 2 बजे। नहीं तो घर से एक काम करना, शाम को देना 5 बजे, घर से देना। ठीक है। लेकिन ईमानदारी से देना यार, चीटिंग मत करना। नहीं, तुमको जहां देना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को तो क्या वहां बिठाना है तुमको। चलो मैं 5 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना। कल मिलते हैं बच्चों।